बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी। ठीक है, अब यहाँ पे डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों को बात करनी जरूरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हार्ट के भी डिसऑर्डर्स की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है अस्थमा। अस्थमा का नाम हम लोगों ने सब लोगों ने सुना ही हुआ है, राइट। अब अस्थमा में अगर आप किसी को भी अगर आपने देखा है तो अस्थमा में एक वीजिंग सी आवाज आती है, जैसे सीटी जैसी एक आवाज आती है जब भी वो सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने या छोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब इसी से मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि हम लोगों को जब गले में एकदम से दर्द होता है, ये सपोज हमारा गला है, ठीक है, अब गले में जब भी हमें दर्द होता है तब हम बोलते हैं कि यार टॉन्सिल्स हो गए शायद। एक्चुअल में टॉन्सिल्स नहीं होते हैं, वो टॉन्सिल्स एक्चुअल में हमारे गर्दन में ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही हैं, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी उनकी स्वेलिंग हो जाती है कुछ पर्टिकुलर केसेस में, जहां पे हमारा शरीर फॉरेन एजेंट से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब भी किसी भी चीज का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, तब उस चीज को बोला जाता है, आइटिस लगा दिया जाता है उसके एंड में। इसीलिए जब हमें गले में दर्द होता है तब हम बोलते हैं कि हमें टॉन्सिल्स नहीं, हमें टॉन्सिलाइटिस हो गया है। जैसे कि हमारी कंजक्टिवा है ना, उसी तरह कंजक्टिवा में जब इन्फेक्शन हो जाता है तब उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, है ना। सिमिलर तरीके से यहाँ पे टॉन्सिल्स को बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। अब स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है कि जब हम खाना निगलने की कोशिश करते हैं तो वो निगलते नहीं बनता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हम लोगों को, राइट। सिमिलर तरीके से अगर हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की बात करें कि वहां पे भैया इन्फ्लेमेशन हो गया है तो क्या होगा, वहां से सांस जो है वो अच्छी तरह से आ जा पाएगी क्या? नहीं आ जा पाएगी। जब भी हम लोगों को हम लोग बात करते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है, अगर इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ऐसा पेड़ बना हुआ है हमारे लंग्स के अंदर, वहां पे अगर स्वेलिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है तो ये जो स्पेस है ये पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से स्वेल हो जाएगी। तो सांस का आना जाना यहाँ से इजी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही केस में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स के केस को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं, जहां पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, जिसकी वजह से व्हीजिंग साउंड क्रिएट होता है। टॉन्सिलेक्टोमी में टॉन्सिल्स क्यों निकालते हैं? टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि जैसे हिस्टेरेक्टोमी होता है जिसमें जो गर्भ होता है, वूम्ब होता है, यूट्रस होता है, उसको निकाला जाता है। सिमिलर तरीके से टॉन्सिलेक्टोमी में टॉन्सिल्स को निकाला जाता है, ठीक है। अब एम्फाइसेमा की बात करते हैं। एम्फाइसेमा क्या होता है? तो बेटा ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो यूजुअली स्मोकिंग की वजह से होता है, जो लॉन्ग टर्म में एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। शुभांकर मैम, लिवर में स्वेलिंग को हेपाटोमेगाली बोलते हैं, इसमें आइटिस क्यों नहीं लगता? हेपेटाइटिस का नाम सुना है? हेपेटाइटिस, लिवर का इन्फ्लेमेशन इज नोन एज हेपेटाइटिस। हेपाटोमेगाली, बेटा हेपाटोमेगाली का मतलब होता है जहां पे सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है। दैट्स एक्चुअली नॉट स्वेलिंग बट सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है वहां पे, दैट इज हेपाटोमेगाली। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में स्वेलिंग। आइटिस हर जगह लगेगा जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। अब ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। तुम लोग यार मेरे को ना पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देते हो क्वेश्चन पूछ के, मैं मौका दूंगी तब क्वेश्चन पूछना। अभी हम एम्फाइसेमा की बात करते हैं, तो एम्फाइसेमा में जो लोग बहुत टाइम से सिगरेट स्मोक कर रहे हैं उन लोगों को एम्फाइसेमा होता है। अब क्या होता है कि हम लोगों ने ये देखा था एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई का इतना बड़ा सरफेस एरिया हो रहा होता है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर उस सरफेस एरिया को मैं कम कर दूं तो क्या उतना ही गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा जितना पहले हो रहा था? नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे एम्फाइसेमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ओवर द टाइम के साथ में धीरे धीरे ये जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। इसको यहाँ पे पढ़ते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर, यानी कि लंबे टाइम से खिंचा चला आ रहा कोई डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो सरफेस है जहां से एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, बेटा कुछ डिसऑर्डर्स ना ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग बात करते हैं कि कोई ऐसा इंसान है, सपोज वो फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पे पत्थर की घिसाई चलती है, तो वहां पे एक डस्ट उड़ता है जो कि पत्थर का चूरा होता है, बहुत ही बारीक बारीक सा चूरा होता है। अगर वो उड़ेगा और वो सांस में लेके अगर वो हमारे लंग्स के अंदर आएगा तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा कि नहीं? इन्फ्लेमेशन वो कॉज करा देगा। अब एक और चीज मैं तुमको बताती हूँ, फिर उससे इसको रिलेट करेंगे हम। आप लोगों ने देखा है कि जो लोग बहुत टाइम से तंबाकू चबा रहे होते हैं उनका मुंह जो है वो बहुत कम खुलता है, इससे ज्यादा मुंह का खुल नहीं पाता। हमारे जो गालों की इलास्टिसिटी है उसकी वजह से हमारा मुंह काफी बड़ा खुल पाता है, 3 to 3.5 फिंगर्स तक की इसकी ओपनिंग होती है। लेकिन ओवर द टाइम जो लोग भी तंबाकू चबाते हैं उनका मुंह बहुत कम खुलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गालों में फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। अगर इन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो पाएगा तो गाल क्या पूरा खुल पाएगा? नहीं खुल पाएगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ओएसएमएफ, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को होता है, मेरे घर में भी एक इंसान को है ओएसएमएफ की दिक्कत, जहां पे फाइबर्स को फिर काटना पड़ता है जिससे कि मुंह की ओपनिंग कंप्लीट खुल पाए। अब सिमिलर तरीके से अगर एल्वियोलाई के अंदर, यहाँ पे मैं एल्वियोलाई अगर मैंने यहाँ पे बनाया, इस एल्वियोलाई के अंदर अगर फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या ये एल्वियोलाई उतना ही ज्यादा एक्सटेंड और उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा जितना पहले कर रहा था? पॉसिबल ही नहीं है ना यार। अगर ये उतना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो यानी कि अगर आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई किसी में भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है या फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वही सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है हमारे, राइट। हम लोग बायो क्यों पढ़ रहे हैं? उसका सारा जो रस है ना वो हम लोगों को यही मिलता है जहां पे डिसऑर्डर्स आते हैं। हम लोग डिसऑर्डर्स को तभी समझ पा रहे हैं जब हमें पता है कि एल्वियोलाई क्या होता है, जब हमें पता है ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, फाइबर्स का फॉर्मेशन क्या होता है। क्या ये चीज सब लोगों को अब क्लियर है? बताइए। जो मसल टाइट नहीं होती बच्चा, आर्मी ब्राड सोहेल, जो मसल टाइट नहीं होती वहां पे फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मसल टाइटनिंग जैसा कुछ शब्द नहीं होता, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, तो उसको मैं फटाफट से क्लियर करती हूँ। ओके, कंजेशन फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे हम निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है एल्वियोलाई में, जिसकी वजह से एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, ठीक है। ओके, क्लियर, परफेक्ट। यार ये तो मैम अगेन मत लिखा करो, अगेन में तो हम 15 मिनट से पढ़ा रहे हैं तुमको। लैक्टिक एसिड होगा, दही जमे, हाँ मुंह में दही जम गया। तुम ना बहुत शैतान बच्चों, सही बता रही हूँ मैं, बहुत शाबाश।
मैम एक बार सिगरेट पीने से कुछ ज्यादा होता है बेटा, कुछ लोग होते हैं जिनमें एक सिगरेट पीने से भी असर पड़ जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनमें 20 सिगरेट पीने से भी असर नहीं पड़ता। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। निकोटीन होता है उसमें, टोबैको होता है उसमें, जो कि कुछ लोगों में बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली माउथ कैंसर में अल्टीमेटली वो प्रोसीड करता है। ठीक है, ओके। वर्क ऑफ सिलिया का काम होता है कि सिलिया जो हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, जब हम सांस लेते हैं तब वेस्ट जो आ रहा है एयर के साथ में, उसको बाहर की तरफ पुश आउट करता है। ठीक है, ओके। हिचकी की बात हम लोग करते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था इनकम्प्लीट इनहेलेशन होता है, उसको हम लोग हिचकी बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्थमा में मेडिसिन लेने से जल्दी नॉर्मल कैसे हो जाता है ब्रोंकाई? क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर देता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देता है। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है, मारेंगे तुमको, जाके पिछला वाला लेक्चर देखो। ठीक है, हर्षवर्धन ऐसी बातें नहीं करते, गलत बात। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्थमा का मतलब अच्छा कुछ नहीं था, यहाँ पे हमारा इन्फ्लेमेशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से एयर जो थी वो अच्छे से पास नहीं हो पा रही थी, तो वीजिंग नॉइज आता है। अब हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का काम मैं फटाफट से तुम लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैं, ठीक है, बहुत ही गंदा इंसान बना दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने सांस ली, ठीक है, सांस हम लोगों ने यहाँ से ली, अब इसके बाद में ये जो है यहाँ पे एल्वियोलर जो बैग्स मौजूद थे, ठीक है, एल्वियोलर बैग्स तक ऑक्सीजन जो है वो आ गई है। अब ये ऑक्सीजन एल्वियोलर बैग से कहाँ आएगी, यहाँ पे जो आसपास ब्लड कैपिलरीज मौजूद थी, अब वो इसके अंदर आ जाएंगी, और ऑक्सीजन अब इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाकर हमारे हर एक ऑर्गन तक, हमारे हर एक ऑर्गन के सेल तक पहुंचाएगी, जहां पे मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पहले भी बताया था, जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो ऑक्सीजन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह तक जो दूसरी जगह तक ले जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक अगर किसी भी चीज को ले जाया जाता है तो उसको ले जाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, क्या ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सिमिलर तरीके से हमारे शरीर के अंदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारा ब्लड, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक किस किस को लेकर जा रहा है, खाने को लेकर जा रहा है, प्रोटीन्स को लेकर जा रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो अब इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब जाइलम किसमें मदद करता है, फटाफट से मुझे बताइए। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक नया है बिल्कुल, पर जो सिगरेट्स नहीं पीते हैं उनका मुंह ओपन नहीं होता है, तो उसका क्या मैम बेटा, कहीं ना कहीं जाहिर वो कुछ ना कुछ फॉर्म में निकोटीन या टोबैको ले रहे होते हैं, उसी की वजह से ये होता है। अल्टीमेटली वो एक टिपिकल कार्सिनोजन होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसका फर्दर ऑन बहुत सारे स्टेप्स में ओएसएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, ओके, वो हाँ, इनकम्प्लीट आंसर नहीं, सब दीपिका का आंसर मेरे पास और अभय का आंसर मेरे पास सही आया है, उसके बाद में बच्चों के आंसर सही आया है। तो जाइलम बेसिकली वाटर एंड मिनरल्स दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स को 2 साल पहले एग्जाम में सल्यूट्स के नाम से भी दिया हुआ था। ठीक है, तो वाटर एंड सल्यूट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम की जब हम बात करते हैं तब जाइलम यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, फटाफट से बताइए। यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम? बेटा कच्चा चावल अनामिका वो लोगों को खाने की आदत होती है जिनके शरीर में स्पेसिफिकली विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी मिलती है। विटामिन डी की स्पेसिफिकली जब डेफिशिएंसी होती है, ए की डेफिशिएंसी होती है, तब उन लोगों को कच्चा चावल खाने की आदत है। बहुत ही बढ़िया। हम बात करते हैं जाइलम की, तो ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवाता है, और इसको यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, राइट। तो इसको बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, और एसेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना, डिसेंट का मतलब नीचे आना होता है। तो अगर एसेंट ऑफ सैप वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जाइलम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, क्योंकि खाने का एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन बदल जाता है, तो ट्रांसलोकेशन बोला जाता है फ्लोएम को, और एजेंट ऑफ सैप बोला जाता है जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है जाइलम के अंदर। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो हमारे शरीर में 2 ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैं बताऊंगी। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला बात आता है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तुम लोग बताओ क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला उसमें होगा क्या, ब्लड, क्योंकि ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला होगा हमारा ब्लड। अब ब्लड को पूरे शरीर में पंप कौन कर रहा है, पूरे शरीर में पंप कर रहा है हार्ट, तो हार्ट होगा। और ब्लड किस में बह रहा है, क्या ब्लड खुले से पूरे में हमारे शरीर में बह रहा है क्या? नहीं, हमारा ब्लड प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, प्रॉपर्ली वाहिकाओं के अंदर बहता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये तीनों हिस्सा बनाते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, इस चीज को याद रखना। और सिंस हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स में ब्लड दौड़ता है, इसीलिए हमारे शरीर में बोला जाता है कि ये क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मैम क्या किसी में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर मैं बात करती हूँ आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट की, अगर मैं कॉकरोच की बात करती हूँ तो कॉकरोच में खुला ऐसे ही ब्लड पूरा फैला हुआ है, वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स में नहीं भागता है, इसीलिए कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन हमारे शरीर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तीन पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड आवर हार्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ब्लड की। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। ब्लड इज व्हिच काइंड ऑफ टिश्यू, फटाफट से मुझे बताइए। करते हैं हमारे ब्लड की। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। ब्लड इज व्हिच काइंड ऑफ टिश्यू, फटाफट से मुझे बताइए। स्पॉन्जेस में बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तब। उसमें हम लोग देखेंगे कि वो सिर्फ पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है, वहां पे प्रॉपर ब्लड नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट एक मेजर फीचर कौन सा था ये भी मुझे बता दीजिए। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और इसका एक मेजर फीचर क्या है ये बताइए मुझे। व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ एनी कनेक्टिव टिश्यू? प्लाज्मा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम कनेक्टिव टिश्यू को किस में बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ब्लड के अंदर वो मैट्रिक्स प्लाज्मा होती है। हर एक कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में स्पेसिफिकली एक मैट्रिक्स मौजूद होती है। सिमिलर तरीके से ब्लड में भी एक मैट्रिक्स मौजूद है और उसमें घुले हुए तो नहीं, उसमें मौजूद कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स को बोला जाता है प्लाज्मा और इन सेल्स को बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55% बना रहा होता है और इस 55% का 90% से लेकर 92% तक जो होता है वो सिर्फ वाटर ही होता है। इसीलिए मैट्रिक्स यहाँ पे लिक्विड है, मैट्रिक्स यहाँ पे वाटर है, इसीलिए हमारा ब्लड भी वाटरी कंसिस्टेंसी का होता है। अगर मैट्रिक्स सॉलिड होती, जैसे बोन की मैट्रिक्स सॉलिड है, तो हमारा ब्लड भी सॉलिड होता। सिंस मैट्रिक्स फ्लूइड है, क्योंकि उसमें 90 to 92% वाटर है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ब्लड जो है वो भी लिक्विड फॉर्म का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में ब्लड तो हमारे यहाँ पे हो गया। बाकी अब यहाँ पे अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखें तो वो कितने बचे हैं? 45% बचे हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं सेल्स। एक तो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हैं। एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि डिफेंस में मदद करते हैं, जैसे कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस का काम करते हैं। और एक होते हैं प्लेटलेट्स जो कि काम करते हैं खून को जमाने का, जिसको बोला जाता है क्लॉटिंग और कोएगुलेशन के लिए प्लेटलेट्स। तो ये हमारे ब्लड का एक बेसिक कंपोजिशन है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो प्लाज्मा की बात करें यहाँ पे तो मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देती हूँ। तो उसमें प्लाज्मा में बहुत सारी घुली हुई चीजें भी मौजूद होती हैं, ठीक है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, बहुत कुछ है जो कि यहाँ पे घुला हुआ रहता है। याद क्या रखना है? कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। इनके फंक्शंस अभी मैं बताऊंगी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं तो तीन प्रकार के सेल्स मौजूद हैं, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो तीन प्रकार के हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन्स की बात की है जो कि प्लाज्मा के अंदर घुले हुए होते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिब्रिनोजन। अब हम खुद सोच के देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो फिब्रिनोजन का काम क्या होगा? फाइबर्स का जमाना, ठीक है। हर्षित अभी बहुत आसानी से याद हो जाएगा जब मैं माइंड मैप बनाऊंगी, ठीक है। फाइबर्स का जमाना, फाइबर्स का बनना कब जरूरी है? क्लॉटिंग में, कोएगुलेशन में, क्लॉटिंग में जरूरी है। तो फिब्रिनोजन का क्या काम होगा? क्लॉटिंग का काम होगा, जैसे हमारे किसका काम होता है? प्लेटलेट्स का। सिमिलर तरीके से फिब्रिनोजन का भी क्लॉटिंग में काम होगा, ठीक है। अब उसके बाद में, फिब्रिनोजन के बाद में हमारे पास में आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? ग्लोबुलिन का काम होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी का काम होता है डिफेंस का, गोल गोल ग्लोबुलिन का भी काम होता है डिफेंस का, तो ये भी डिफेंस का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? हमारे शरीर में ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखता है। अब मैम ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? ऑस्मोसिस पढ़ा है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन है वहां पे वाटर की या फिर उसमें घुली हुई कोई भी चीज की, वो कंसंट्रेशन वैसी की वैसी रहनी चाहिए। ऑस्मोसिस में वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक वाटर का मूवमेंट होता है। अब ऑस्मोटिक अगर बैलेंस को बना के रखना है तो सपोज पहले 55% वाटर था तो अभी भी 55% वाटर ही होना चाहिए। और इस बैलेंस को बनाने के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उस प्रोटीन को बोला जाता है एल्ब्यूमिन स्वाहा, ठीक है। ये होता है प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स है जो कि 55 से 60% बनाता है ब्लड का, जिसमें 90 से 92% तो सिर्फ पानी ही होता है। फिब्रिनोजन की रिक्वायरमेंट होती है क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन के लिए। उसके बाद में जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन की रिक्वायरमेंट होती है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, और एल्ब्यूमिन की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। एक दो तीन प्रोटीन्स, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज सुनी है, एक चीज हम लोगों ने देखी है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनेशिया बायोटेक, इन दोनों ने डेंगू के लिए अभी फिलहाल में एक क्लिनिकल ट्रायल जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से उसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें आती है। सबसे पहले तो आता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोविड टाइम पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सीरम का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि सीरम का डोनेशन हो रहा है। व्हाट इज एक्चुअली सीरम? तो अगर मैं ब्लड में से, अगर मैं तुम्हारे ब्लड में से क्लॉटिंग के लिए मौजूद सारे फैक्टर्स को हटा दूंगी, अगर मैं ब्लड में से माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स कर दूंगी तो क्या बनता है? सीरम बनता है, सीरम बनता है, ठीक है। ब्लड माइनस कोएगुलेटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीरम इज नॉट प्लाज्मा।
एक्चुअल में ब्लड में से या फिर हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस करते हैं, चलो ठीक है, ये हम लोग ज्यादा स्पेसिफिक कर देते हैं इस चीज को। प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देते हैं तो उसको सीरम बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिक्ट है, सीरम की बात नहीं कर रहे हैं हम, हे राम। चलो अब हम अलग अलग ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका क्या काम होता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर मैं आरबीसीज की बात करूं तो इनके बारे में आधी से ज्यादा चीजें तो आप ही को पता है, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कुछ ऐसा होता है। इस शेप को क्या बोला जाता है, इस शेप को बोला जाता है बाइकॉन्केव शेप होता है। क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, डू आरबीसीज हैव न्यूक्लियस, फटाफट से मुझे बताइए, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। Do RBCs have nucleus? No, RBCs do not have a nucleus. There is no nucleus present in the RBCs क्योंकि इनको ज्यादा जगह चाहिए, किस चीज के लिए, इनको ज्यादा जगह चाहिए ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए। तो मैच्योर में बिल्कुल सही है, मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब एक आरबीसी जो है वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, तो वो 120 दिन तक जीवित रह सकता है, 120 डेज तक। फिर 120 डेज तक जीवित रह सकता है, तो ये इसको बनाया होगा ना किसी ने, बनाया होगा किसी ने। तो कौन बनाता है आरबीसीज को, तो अब यहाँ देखो, ये हमारी एक प्रकार की हड्डी बना दी है मैंने, ये हमारे बोन है, बोन के अंदर एक स्पेस होता है, ठीक है, एक स्पेस होता है जिसको बोला जाता है बोन मैरो। क्या बोला जाता है, बोन मैरो। और वहीं से बोन मैरो से ही आरबीसीज जो है वो बनते हैं। तो बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होता है। हम लोग बोलते हैं ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है, क्योंकि बोन मैरो अगर किसी में प्रॉपर नहीं है तो 120 दिन के बाद उसकी आरबीसीज मर जाएंगी, फिर नए आरबीसीज कहां से आएंगे, नहीं आ सकते, क्योंकि बोन मैरो में बहुत सारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है और इसकी डेथ कहां होती है, तो इसकी डेथ होती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है, हमारे स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, स्प्लीन को, जहां पे जाकर इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है। आरबीसी का कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, लेकिन हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ये बताओ फटाफट से। आरबीसी का कलर तो मुझे पता है रेड क्यों होता है, स्प्लीन एक टाइप का ऑर्गन है मेरे बच्चे, मेजरली आरबीसी। बहुत बढ़िया। हमारे ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाऊं, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में एक ग्लास है जिसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे रेड सेल्स भरे हुए हैं, बहुत सारे रेड सेल्स भरे हुए हैं, और एक दो ग्रीन सेल्स भरे हुए हैं, और एक दो येलो सेल्स भरे हुए हैं, और बाकी के स्पेस में भी पूरे रेड सेल्स भरे हुए हैं। तो ये हमें ओवरऑल कैसा दिख रहा है, लिक्विड रेड कलर का दिख रहा है। यानी कि हमारे ब्लड में जो सबसे ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं वो आरबीसी ही होते हैं। कितने मौजूद होते हैं पता है, बताती हूँ तुमको, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज हमारे ब्लड के पर mm³ में मौजूद होते हैं। इसीलिए हमारे खून का रंग हमको लाल नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, वो न्यूक्लियस कुछ कुछ मैमल्स में मौजूद होता है, जिसका एक्सेप्शन है लामा। लामा एक ऐसा मैमल है जहां पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब ये कितने मौजूद है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ यहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। अब इसको यहाँ पे हम देखते हैं, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। उसके बाद में हेल्दी इंसान में 5 से 5.5 मिलियन होते हैं पर mm³, ठीक है, फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में। उसके बाद में आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। मोस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है लामा की, जो एक एक्सेप्शन है जिसके पास में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। अब ब्लड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी के अंदर मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये कितना मौजूद होता है, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ऑफ ब्लड में किसी भी इंसान के अंदर। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में 11 to 14 होता है और मेल्स में 12 to 16 होता है। फीमेल्स में कम इसलिए क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कुछ 5 दिन ब्लड का लॉस होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का भी लॉस होता है। इसलिए ऑन एन एवरेज किसी भी गर्ल में, किसी भी लेडी में, मेंस्ट्रुएटिंग लेडी में 11 to 14 ऑन एन एवरेज हीमोग्लोबिन ग्राम्स पर 100 ml मौजूद होता है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कितने ग्राम्स है पर 100 ml, पूरे के पूरे शरीर में मत बोल देना, ठीक है। तो 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ये मौजूद होता है। और कितना एवरेज लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन का, जो कि स्प्लीन में जाकर फिर मर जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ। ये सपोज तुम्हारी एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है। अब यहाँ पे अगर तुम्हारे आरबीसी का शेप ऐसा है, बाइकॉन्केव शेप है, क्यों बाइकॉन्केव शेप यहाँ पे इसलिए है जिससे कि ये आसानी से यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उससे पार हो जाए। लेकिन कुछ कुछ आरबीसी का शेप जो होता है वो इस प्रकार का हो जाता है, जिसको बोला जाता है सिकल सेल। क्या बोला जाता है इसको,
सिकल सेल बोला जाता है। अब अगर ये सिकल सेल यहाँ पे शेप के आरबीसीज हो जाएंगे तो यहाँ पे फंसना शुरू हो जाएंगे। ये उतने ज्यादा इलास्टिक नहीं रहेंगे जितने ज्यादा ये वाले आरबीसीज थे। फंसना शुरू हो जाएंगे तो क्या ब्लड पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सिकल सेल के द्वारा कॉज किया गया अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। हमारे यूनियन बजट जो इस साल आया था, उस यूनियन बजट में सिकल सेल अनीमिया को हटाने के लिए भारत से एक स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ था। वो ईयर मुझे बताओ कि कौन से साल तक हमें सिकल सेल अनीमिया मुक्त भारत बनाना है, फटाफट से बताइए। आफ्टर डेथ आरबीसी जो है वो ना घोस्ट आरबीसी बच जाती है, तो उसका जो थोड़ा मटेरियल है वो स्क्रीन में चला जाता है, फिर वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में पास आउट हो जाता है। हीमोग्लोबिन का थकान से क्या कनेक्शन बताऊंगी अभी 3D में, बिल्कुल बताएंगे 3D में, क्यों नहीं बताएंगे। 2047 बहुत बढ़िया। 2047 वो ईयर है जब सिकल सेल अनीमिया मुक्त हमें भारत बनाना है। और अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस का वर्ल्ड का एम है 2030, लेकिन इंडिया का एम कौन से साल का है आप मुझे ये बताइए। इंडिया ने क्या बोला है कि हम टीबी युक्त भारत कब तक कर लेंगे? 2047 है। सिकल सेल अनीमिया से स्पेसिफिकली यूनियन बजट में अगर आप हेल्थ वाला पोर्शन देखोगे तो वहां पे हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिकल सेल अनीमिया ही दिखेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी है वहां पे, जिसके चलते मिजोरम में अभी फर्स्ट माइक्रोसाइट भी बनी है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि 100 माइक्रोसाइट्स में से पहली माइक्रोसाइट मिजोरम के ऐजवाल में बनी है। सिमिलरली वहां पे सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड बात भी लिखी हुई है। 2025 बहुत बढ़िया। इंडिया का एम वर्ल्ड से पहले का है और वो है 2025। वो वर्ल्ड का एम जो है वो 2030 का है। इस चीज को याद रखना ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सिकल सेल अनीमिया के लिए 2040। अरे युक्त नहीं, मुक्त बोला है मैंने, कान खोलो, ठीक है। सिकल सेल यानी कि ऐसा शेप बच्चा। अब यहाँ पे मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि मैम हीमोग्लोबिन का थकान से क्या रिलेशन है, तो इसको मैं बताती हूँ। रेड ब्लड सेल जो है उसके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है जो कि है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होता है। इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसका 4 चेन्स आपस में मिली हुई होती हैं। कुछ ऐसा शेप इसका यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, मैम आपकी ट्रेन छूट रही है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी कोई ट्रेन नहीं छूट रही, ठीक है। तुम लोग 2x2 की स्पीड से देखते हो ना, तो अब मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि अब 2x2 की स्पीड से तुम ना देखो, नॉर्मल स्पीड से देखो, ठीक है। ट्रेन छूट रही है क्या? कैसे बात करते हो यार, ठीक है। 2 अल्फा चेन्स यहाँ पे मौजूद होती हैं और 2 बीटा चेन्स मौजूद होती हैं और एक हीम ग्रुप मौजूद होता है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। अब ये जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, ठीक है। उसका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। अब यहाँ पे अगर मैं ये बोल दूं कि हीमोग्लोबिन तुम्हारे शरीर में कम हो गया, तो क्या तुम उतना ही ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह तक जितना तुम पहले कर पा रहे थे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से तुम्हारा शरीर उतना ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर रहा था। और अगर तुम्हारे शरीर के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो थकावट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए हीमोग्लोबिन कम होने पे थकावट जो है वो महसूस होती है। आपने युक्ति बोला था, माफ कर दो, जबान टूट गई मेरी। युक्त तुम्हें समझ में आया? मुक्त सिकल सेल युक्त तो मैं भारत बोलूंगी नहीं, मुक्ति बोलूंगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। मैम ने तो युक्त बोल दिया, बस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अरे युक्त कैसे बोल दिया मैम ने? हाय तौबा तौबा, पूरा मूड खराब हो गया। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, उसकी भी बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स का मतलब होता है हमारे थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि हमारे ब्लड को जमाने का काम करते हैं। कभी भी हम लोगों को लग जाती है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि वहां पे यार एक ऐसी पपड़ी सी जम गई है। तो वो किसका काम होता है? वो प्लेटलेट्स का काम करते हैं। वो प्लेटलेट्स का काम होता है जो कि थक्का जमाने का काम करते हैं। और ये बेटा क्या है, ये कहां से बनते हैं? ये भी बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है, जिनका पहले नाम मेगा कैरियोसाइट्स होता है। इसको मैं बताती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन बाद में जाके पेप्सिन बन जाता है HCl की मौजूदगी में। सिमिलरली मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं बोन मैरो में, मेगा कैरियोसाइट्स वही बाद में जाके प्लेटलेट्स का फॉर्म ले लेते हैं। हम लोगों ने देखा है जब भी किसी को डेंगू होता है, ठीक है। अब डेंगू जो होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। अब तुमसे आके किसी ने बोला, यार डॉक्टर ने बोला है कि हमारी प्लेटलेट्स का जो नंबर है ना वो 70 या 80 हजार है पर MM क्यूब, तो तुम बोलोगे अरे बहुत है, क्या जरूरत है ट्रीटमेंट की, इतने सारे तो है तुम्हारे पास प्लेटलेट्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दुलारों, आंखों के तारों, नॉर्मल इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए जिससे पता चल पाए कि अगर नंबर आया है तो वो कम नंबर आया है। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर MM क्यूब मौजूद होने ही चाहिए। 70-80 हजार मौजूद है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा है, वो नॉर्मल से कम है, इसीलिए ट्रीटमेंट की जरूरत हो जाती है, ठीक है। तो ये कितने मौजूद होते हैं? 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब मौजूद ये होते हैं, जहां पे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो खून है वो जम नहीं पाता और एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाता है, ठीक है। ये होता है। 4.5 लाख नहीं बचा, 1.5 to 3.5 है। और ये हम लोगों का बेसिकली एनसीईआरटी में दिया हुआ नंबर है, इसलिए हम लोग इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैम रनिंग करते समय थकान क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि आप ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मांगती है आपका शरीर, एकदम से तुम रनिंग करने लगते हो और ज्यादा तुम्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, तो क्या होता है? शरीर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और सेल जो है वो प्रॉपर एनर्जी नहीं बना पाता, इसकी वजह से थकान होती है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन? बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपके शरीर में ब्लड वापस बन रहा है प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से, तो किसी ऐसे इंसान को दे दो ना जिसके पास में नहीं बन रहा है, ठीक है।
ओके नाउ नुकसान भी होता है कि कच्चा चावल खाने से, हाँ बेटा एट सर्टेन पॉइंट किसी भी चीज को एक्सेस लिमिट में खाएंगे तो उससे नुकसान क्यों नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल की, जो कि कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन होता अगर तो शायद वो रेड होते। अब वो कलरलेस होते हैं और कितने होते हैं? तो ये होते हैं 6000 से 8000 पर mm3। ठीक है, यानी कि अगर हम नंबरों में जमाएं तो सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स, फिर मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स और फिर मौजूद होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है डिफेंस का और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका बहुत कम टाइम ड्यूरेशन होता है। अब मैं तुम लोगों को डब्ल्यूबीसी का एक माइंड मैप बनाती हूँ। जैसे तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी, एक शॉर्ट पढ़ी थी, सॉरी एक स्मूथ पढ़ी थी और एक रफ पढ़ी थी, राइट। स्मूथ स्मूथ क्यों थी? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं थे, और रफ इसलिए थी क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स थे। सिमिलर तरीके से डब्ल्यूबीसीज में अगर उनकी सरफेस के ऊपर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं तो उनको बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, मेरे साथ साथ में याद करते जाओ। और अगर ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं है तो बोला जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्यूल्स में जैसे हम लोगों ने गोल्जी को अपना दीदी बनाया था, सिमिलर तरीके से ग्रैनुलोसाइट्स को भी अपनी बेन बना लो। ठीक है, यहाँ पे बी से आता है बेसोफिल, बी से आता है बेसोफिल्स, ई से आता है इओसिनोफिल्स और एन से आता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये होते हैं। और एक ग्रैनुलोसाइट्स में दो आते हैं, एक तो आता है मोनोसाइट और एक आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में फर्क है। ल्यूकोसाइट ओवरऑल डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको? ल्यूकोसाइट्स। अगर डब्ल्यूबीसी को देखो तो मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर तुम्हें न्यूट्रोफिल्स का मिलता है, ये तुम्हारे मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेसोफिल्स तुम्हारे मिनिमम मौजूद होते हैं, मिनिमम नंबर में बेसोफिल्स मौजूद होते हैं, मैक्सिमम नंबर में तुम्हारे न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। अब इनके फंक्शन की हम जरा बात कर ले। ठीक है, तो फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स और बेसोफिल्स सबसे कम मिलते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स यानी कि जो बाकी के जो चीजें हैं ना, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉरेन कोई भी पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उनको खा जाते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स को जो खा जाते हैं उनको बोला जाता है फैगोसाइट्स, और ये काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स मिलके, मोनोसाइट्स मिलके। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये और ये क्या काम है? फैगोसाइट्स हैं ये दोनों। ठीक है, अब देखो इओसिनोफिल्स जो होते हैं वो हमेशा तब एक्टिव होते हैं जब तुम्हारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई भी एलर्जी हो गई है। तो ऐसे केस में तुम्हारा कौन काम आते हैं? तुम्हारे काम आते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद में हमने लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं हम लोग हमारे इम्यून सिस्टम में। हम लोगों ने देखा था हमारा जो शरीर है वो एक राजा की तरह है जो अपने आसपास एक फोर्ट, एक किला बना के रखना चाहता है, जिससे कि बाहर से कोई भी एनिमी आए तो उसको बहुत अच्छी तरह से उससे क्या रेजिस्टेंस मिल जाए। अब बाहर से कोई भी एनिमी से रेजिस्टेंस के लिए जो इम्यून सिस्टम होता है उसको उसका काम होता है। तो इम्यून सिस्टम में हम लोग आगे जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में पढ़ेंगे कि हम लोग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात करेंगे। तो लिम्फोसाइट्स का काम होता है इम्यून सिस्टम में, या फिर इम्यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं, इम्यूनिटी में इसका काम होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अस्थमा में। ठीक है, तो वो इन्फ्लेमेशन टॉन्सिलाइटिस में देखा था। तो इन्फ्लेमेशन में हमेशा बेसोफिल सेल्स तुम्हारे आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इस चीज को तुम लोगों को बताती हूँ। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स जिनकी सरफेस के ऊपर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, और एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिनकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है। अब कभी भी तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुई, तब कौन से वाले डब्ल्यूबीसी सेक्शन में आएंगे? जैसे हमारे डिफेंस सिस्टम में अलग अलग हमारे डिफेंस है ना, जैसे पैरा एसएफ हो गया, जैसे मार्कोस हो गया, है ना, अलग अलग है ना। ये सिमिलर तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में काम करने के लिए यहाँ पे भी हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। इन्फेक्शन एलर्जी हुई तो इओसिनोफिल्स, इन्फ्लेमेशन हुआ तो बेसोफिल्स, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खा जाना है तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, और अगर हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए काम आते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। क्या ये चीज क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? डब्ल्यूबीसी सब लोगों को क्लियर है? What if a human has excessive amount of WBC? तो बेटा excess amount of WBC फिर क्या करता है कि हमारे शरीर में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के सिवा दूसरी चीजों को भी अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी बहुत सारा रैंडम होता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ठीक है, तो ब्लड की हम लोगों ने बात कर ली। अब ब्लड के सिवा हम लोग बात करते हैं अब हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट की जरूरत है हमारे शरीर में हर एक सेल तक ब्लड पहुंच पाए, तो उसके लिए पंप करने की हम लोग को जरूरत है ब्लड को। और वो जो पंप है जो 2400 घंटे हमारा जो ब्लड है उसको पंप करता है, और वो है हमारा हार्ट, जिसको कोरिया में ऐसा क्यूट सा हार्ट बताया जाता है, मूवीज में ऐसा टिपिकल लाल शेप का दिल बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा हार्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। और इसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। कहाँ गया? ये रहा हमारा हार्ट। दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है हमारा हार्ट, और एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, टूटने का काम नहीं होता है। अब इस हार्ट की हम लोग बात करते हैं।
ये हमारा हार्ट और इससे जुड़ी हुई है ब्लड की जो वेसल्स हैं, इनमें पूरा का पूरा जो ब्लड है वो भागता है और हार्ट उसको पंप कर रहा होता है ओवरऑल। ठीक है, पूरे के पूरे हमारे शरीर में उसको पंप करता है हमारा हार्ट। अब हार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर ली जाए। हमारा हार्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब इस हार्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो चलिए देखते हैं। एक एक करके मैं समझाती हूँ। हमारा हार्ट अगर मैं नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का हम लोगों को हार्ट देखने को मिल रहा है। अगर मैं हार्ट को यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताती हूँ, अगर मैं हार्ट का यहाँ पे सेक्शनिंग कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो हमारा हार्ट कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसी का मैं डायग्राम बनाती हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा हार्ट जब हम उसको बीच में से काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस हार्ट को और इजी अगर हमें बनाना है तो मैं यहाँ पे 4 कमरे ऐसे बना देती हूँ। हमारे हार्ट के अंदर बच्चा 4 कमरे होते हैं जिनको हम 4 चैम्बर्स बोलते हैं। सपोज तुम्हारे सामने कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो ये वाला साइड उस पेशेंट का कौन सा होगा? राइट साइड होगा, राइट। तो इसको बोला जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट और इसको बोला जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब ऊपर वाले जो कमरे हैं, पहले अल्फाबेट्स में क्या आता है? पहले अल्फाबेट्स में आता है ए, राइट। ए से शुरुआत होती है, इसीलिए ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उनको बोला जाता है एट्रियम। तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद में नीचे क्या होते हैं? नीचे होते हैं कमरे वेंट्रिकल्स। तो ये हो गया नीचे वाला वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चा, अब मैं जो तुम लोगों को अगले कुछ 5 मिनट में समझाने वाली हूँ वो तुम लोगों का ऐसा कंसेप्ट है जो तुम लोगों को ओवरऑल हार्ट के पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब हार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे बना रही हूँ लंग्स और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गन्स। लंग्स से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? बिल्कुल आता है। तो लंग्स से तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद में ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से दरवाजे के थ्रू। और ये जो दरवाजा होता है, इस दरवाजे को बोला जाता है वॉल्व। ठीक है, जिससे ये एक ऐसा दरवाजा है, एक ओपनिंग ही हो जाती तो क्या होता? नहीं, ओपनिंग से काम नहीं चलेगा, एक दरवाजा होना जरूरी है। और इस दरवाजे के थ्रू क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये ऊपर नहीं जाएगा वापस, ये सिर्फ नीचे ही आएगा। जब हार्ट धड़कता है तब ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है बायकस्पिड, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही गेट होते हैं। जैसे 2 गेट ऐसे खुलते हैं ना, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी 2 ही होते हैं। तो बायकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व इसको बोला जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, याद रखना। फिर ये ब्लड जो है वो आपका आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से ये गया आपके सारे ऑर्गन्स में। सारे ऑर्गन्स में, ऑरिकल कहते हैं, एट्रियम दोनों बोल सकते हैं, ऑरिकल भी एट्रियम भी। अब यहाँ पे ऑर्गन्स में उन्होंने अपना पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो दे दिया। ठीक है, और वहां से क्या ले लिया? रेस्पिरेशन का बेस प्रोडक्ट क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बन रहा था बताओ? एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास में क्या क्या बन रहा था? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, क्या क्या बन रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बन रहा था? जब ऑक्सीजन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है, उससे एनर्जी बन गई है, तो उसके बाद में क्या क्या बन रहा है एनर्जी के साथ में? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब उसको हमारे शरीर के बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुल जाती है और ये अब पहुंचेगी तुम्हारे राइट एट्रियम के पास में। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक दरवाजा है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसके पास में 3 होते हैं दरवाजे। कुछ ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर है जिसके पास में ऐसा दरवाजा नंबर 1, 2, 3 ये तीनों होते हैं। और यहाँ पे कैसा होता है बाइकस्पिड वॉल्व? कुछ ऐसा होता है, दरवाजा 1, दरवाजा 2। ठीक है, ऐसे होता है। तो अब यहाँ पे ये आ गया हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से फिर ये चला जाता है वापस लंग्स तक। लंग्स से CO2 जो है वो बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अब तुम्हारे लंग्स के अंदर आ जाएगा और अब यही आ जाएगा वापस लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वापस राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, टाड़ा, और इस तरह से पूरा काम चल रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार होकर गुजर रहा है। एक बार यहाँ आया, फिर वही ब्लड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इसीलिए हमारे जो ब्लड सिस्टम है उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि एक बार हार्ट से ब्लड 2 बार होकर गुजरता है। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए इसे बोला जाता है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है यार बायो, अगर देखा जाए तो, क्योंकि इससे हम लोगों को हर एक चीज समझ में आ रही है कि हाँ खाना कहाँ गया, हर एक सेल तक गया, ब्लड की हेल्प से गया, फिर उसने खाने से CO2 बनाया। हम लोग को सिर्फ यही नहीं होना याद होना चाहिए कि CO2 बन रहा है, कैसे बन रहा है ये भी हम लोगों ने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में। लबडब बताऊंगी, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, पागल नहीं है, दिल बढ़िया है, बहुत दिमाग है उसमें, तभी जाके इतने अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, चलो, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो अब मैं ये बताती हूँ कि आपका जो ये हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट, ठीक है, एक हार्ट बीट जो है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड्स। 0.8 सेकंड्स होता है एक हार्ट बीट में को लगने वाला टाइम। तो एक बात बताओ कि एक हार्ट बीट को अगर 0.8 सेकंड लग रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़केगा?
एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो एक मिनट में तुम्हारा दिल 70 से 75 टाइम्स जो है वो धड़कता है ऑन अ नॉर्मल कंडीशन। तो 70 टू 75 टाइम्स हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड्स होता है। ठीक है, अरे मक्खन लगा रहे हो तुम चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट तुम लोगों को मैं अब समझाने वाली हूँ। हमारा दिल जो धड़कता है ना, उसका सिग्नल कभी भी ब्रेन से नहीं आता। कभी भी ब्रेन नहीं बोलता कि तेज धड़को या धीरे धड़को, हार्ट अपने आप धड़कता है, अपने आप। इसीलिए अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करो तो जब हार्ट को शरीर के बाहर निकाला जाता है तब भी वो हार्ट कुछ देर तक धड़कता रहता है। उसका तो ब्रेन से कनेक्शन हट गया, फिर अपने आप कैसे धड़क रहा है? इसलिए धड़क रहा है क्योंकि हार्ट के पास में उसका एक स्पेशल एक नोडल मस्कुलेचर होता है, एक स्पेशल मसल होती है जिसके प्रकार से वो खुद जो है वो अपना हार्ट बीट जो है, अपने हार्ट को धड़काने वाला जो सिस्टम है उसको चला रहा होता है। और इसीलिए ह्यूमंस में जो हार्ट है उसको मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। मायो का मतलब क्या है? मसल। हमारे हार्ट की मसल जो है वो खुद से ही हार्ट को धड़का रही है। मायोजेनिक मैम, ह्यूमंस में मायोजेनिक है, किसी में ऐसा होता है क्या कि दिमाग जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो? हाँ, न्यूरोजेनिक हार्ट उसको बोला जाता है जब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स में न्यूरोजेनिक यानी कि ब्रेन से कंट्रोल होने वाला जो हार्ट है वो हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये जो मसल है, अब इसको समझते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। ये हमारा हार्ट, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अच्छा नहीं बनाया, एक सेकंड दीजिए मुझे, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हार्ट अब हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में यहाँ पे एक ऐसा मसल मौजूद होता है जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जो धड़कन है उसकी स्टार्टिंग होती है, और इसको बोला जाता है एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड का फुल फॉर्म क्या है? एस ए नोड को बोला जाता है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, और ये धड़कन को ओरिजिनेट कर रहा है शरीर में, इसीलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है। आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है दिल में जब दिल प्रॉपर्ली नहीं धड़क रहा होता है, ऐसे नोड खराब हो जाता है, तब हमारा जो पेस मेकर है उसको चेंज कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। अब ऐसे नोड से हमारी जो इम्पल्स है, अब उसका पूरा रास्ता देखना कि वो कौन से रास्ते को यहाँ पे कवर कर रही है। ठीक है, अब इसको देखना, ऐसे नोड से ये जाएगा यहाँ पे एक नोड मौजूद होती है जिसको बोला जाता है ए वी नोड। एवी नोड क्यों बोला गया? क्योंकि एवी नोड का फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। हर नाम का मतलब है, कुछ भी रटना नहीं है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है मैम, सिग्नल सीधे सीधे आके पूरे हार्ट में चला जाता है, यहाँ पे बीच में एक नोड की और क्यों जरूरत थी? क्यों हमारा काम भी मतलब बढ़ा रहे हो? इसीलिए क्योंकि यहाँ से आते आते जो इंपल्स है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, रास्ता कवर करते करते थोड़ी सी थक जाती है, इसीलिए यहाँ पे वापस उसको रीजनरेट करने के लिए एवी नोड मौजूद है। अब एवी नोड से यहाँ पे निकलता है बंडल बढ़िया सा। ठीक है, इस बंडल को, जो पूरे नर्व्स का यहाँ से बंडल निकलता है, इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हर नहीं, बंडल ऑफ हिस। अब ये जो बंडल है ये आपके वेंट्रिकल्स की पूरी वॉल में जाके अब ऐसे ब्रांच की तरह फैल जाएगा। भैया पूरे वेंट्रिकल्स को धड़काना है अब, तो ये पूरे वेंट्रिकल्स में आपके ऐसे ब्रांच बना लेगा बहुत सारी, और हर जगह जाके आपका ऐसे नोड का सिग्नल दे देगा कि भैया धड़कना है अब। अब ये जो फाइबर्स बने हैं ना यहाँ पे इतने सारे, इन फाइबर्स को क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे सर का नाम प्रोटोप्लाज्म में समझा था, याद है? वही पुरकिंजे हैं, इनको बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। यानी कि दिल धड़कने की शुरुआत हुई ऐसे नोड से, फिर हो गया एवी नोड में, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स की बंडल निकली जिसको बोला गया बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद में पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को धड़काने के लिए यहाँ पे फाइबर्स फैले हुए हैं पूरे हार्ट में, जिसको बोला गया पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये होता है हमारा हार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सबसे पहले शुरुआत हुई ऐसे नोड से, ऐसे नोड से गया एवी नोड में सिग्नल, एवी नोड से गया बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस के बाद में ये सिग्नल गया पुरकिंजे फाइबर्स में, और इस तरह आपका दिल जो है वो धड़क रहा होता है। क्या ये चीज समझ में आई है किस प्रकार से कंडक्शन होता है? दिल बच्चा लग तो नहीं रहा? अब ये चीज समझ में आई है कि नहीं है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्लास में याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें तुम्हारे लिए। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन बताती हूँ। सबसे पहली बात, हार्ट के हम लोग इस सिस्टम को देखते हैं। ये यहाँ पे दो चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट डेथ के बाद भी इसलिए धड़कता रहता है कुछ टाइम तक क्योंकि उसका ब्रेन से कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, ओके चलो, इमोशन से क्या कनेक्शन है? तो बेटा जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं तब कुछ ऐसे हमारे नर्व्स में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, डोपामीन हो गया। कुछ सिग्नल्स हमें खुश करते हैं, कुछ सिग्नल्स हमें दुखी करते हैं, तो वही हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं नर्व्स के थ्रू, इंपल्सेस के थ्रू, तो हमारे हार्ट को तेजी से धड़काते हैं या फिर धीरे धड़काते हैं। ठीक है, ओके अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक एट्रियम, ये हमारा एक एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। मैम ये क्या है अजीब सा? यही तो है वो जो कस्ट था बीच में, तो दरवाजा था। ये दरवाजा जब बंद हो जाता है ना बच्चा, तब ये ब्लड जो है, अगर हार्ट धड़क रहा है किसी चीज को मैं ऐसे
बंद करूंगी तो ब्लड ऊपर की तरफ भी तो जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। ऊपर की तरफ हमें नहीं भेजना, इसीलिए यहाँ पे भी एक दरवाजा है और यहाँ पे भी एक दरवाजा है। यहाँ पे सिर्फ 2 इसमें गेट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे बाइकस्पिड बोला जाता है। और यहाँ पे 3 गेट्स हैं, 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 ट्राइकस्पिड, 1 2 बाइकस्पिड। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसके बाद में फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, सबसे सबसे इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखो, ये जो ब्लड है, ये रेड वाला, ये क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये हमारा आता है नीचे राइट वेंट्रिकल में और फिर यहाँ से ये जाता है पूरे शरीर में, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नीचे आया, अभी देखना ये वाला जो ब्लड है ये नीचे आएगा, ये नीचे आया और फिर ये यहाँ से चला जाएगा तुम्हारे लंग्स के अंदर, यहाँ से वो चला जाएगा तुम्हारे पूरे लंग्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ब्लड आएगा ये यहाँ से होकर पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है। ये होता है तुम्हारा हार्ट। ठीक है मैम, हार्ट के दोनों साइड एक जैसी वॉल्व क्यों नहीं होती, क्योंकि कंपैरेटिवली आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, उन दोनों में जितनी जगह है, जितना उनमें स्पेस है, उसके कंपैरिजन के हिसाब से छोटे कमरे में ज्यादा गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या, नहीं, बड़े कमरे में ज्यादा गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलो अब देखो हार्ट के वॉल्व्स की बात करें, जिनके गेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया, एनिमेशन देख लिया जाए एक बार। दिल हमारा धड़क रहा है सेंटर ऑफ द चेस्ट में, राइट। बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो है वो इससे यहाँ पे लिंक्ड होती हैं, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं यहाँ से, राइट। हमारे लंग्स और ऑर्गन्स जो है वो इस तरह से यहाँ पे हर एक चीज से कनेक्टेड रहते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। दिल धड़क रहा है, बिल्कुल भी ब्रेन के कनेक्शन से नहीं धड़क रहा है, ये यहाँ पे स्पेशल मसल यहाँ पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ से ये पूरा का पूरा इंपल्स है वो धड़कना यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, एट्रियम पहले धड़कते हैं, फिर वेंट्रिकल्स, फिर एट्रियम, फिर वेंट्रिकल्स, इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम चल रहा होता है। दोनों लंग्स के बीच में ये हार्ट मौजूद होता है, थोड़ा सा लेफ्ट वाले लंग की तरफ ये टिल्टेड होता है। मैंने जब हार्ट बनाया था तब मैंने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया था, इस तरफ देखा था। अब ये जो टिल्टेड बनाया था वो लेफ्ट वाले लंग की तरफ यहाँ पे टिल्टेड होता है आपका हार्ट, एकदम सेंटर में लोकेटेड नहीं होता है, तफिस शेप का एक मुट्ठी के बराबर हार्ट होता है आपका, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये टिल्टेड होता है। ठीक है, अब ये हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, 4 चैम्बर्स से इस प्रकार से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आई होप हार्ट की ये सारी जो चीजें हैं ये मेरे सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगी। ये हम लोगों ने सर्कुलेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन में एक चीज हम लोगों को यहाँ पे देखनी है, उसके बाद में मैं इसको क्लियर करूंगी। सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स देखते हैं। ठीक है, देखो कहाँ गया हमारा वाला सिस्टम जो मैंने बनाया था, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, जो सारे ब्लड वेसल्स हमारे पास में मौजूद हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड वेसल्स में कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रहे हैं और कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो किसी भी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को लेकर आ रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा से एक चीज देखी है कि हम लोग बोलते हैं कि मैम आर्टरीज तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो इस चीज को अपने दिमाग से अब शांति से हटा दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताने जा रही हूँ जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है और यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जब भी मैं बोलूंगी आर्टरीज तब आपको बोलना है कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट से किसी भी ऑर्गन तक ब्लड को लेकर जा रही है उसको बोला जाता है आर्टरीज, और कभी भी ऐसी कोई ब्लड वेसल जो किसी भी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जा रही है ब्लड, उसको बोला जाता है वेन। ठीक है, अब इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ मेरे इस वाले डायग्राम में। यहाँ पे अगर हार्ट से ऑर्गन तक कोई वेसल ब्लड लेकर जा रही है तो वो होती है हमारी आर्टरी, और ये जो आर्टरी ऑर्गन तक ब्लड लेकर जा रही है इसको बोला जाता है एओर्टा, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, सबसे बड़ी आर्टरी है जो यहाँ से निकलती है। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ऑर्गन से जो हार्ट तक लेकर जाता है उसको बोला जाता है वेन। ठीक है, अब ऑर्गन तो हार्ट के नीचे भी मौजूद होता है और हार्ट के ऊपर हमारे ब्रेन वगैरह भी मौजूद होता है, तो ऊपर से भी ब्लड आ रहा है और नीचे से भी ब्लड आ रहा है, जिसको लेकर आती है वेना कावा, और वेना कावा हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन है। दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऊपर से जो लेकर आती है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वाली वेना कावा, और नीचे से जो लेकर आती है उसको बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। अब यहाँ से हार्ट से अगर ऑर्गन तक लेकर जा रही है कोई ब्लड, तो हार्ट से ऑर्गन का मतलब क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन मतलब आर्टरी, और लंग्स से रिलेटेड किसी भी चीज को हम पल्मोनरी लिखते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे लेकर जा रही है लंग्स तक। और देखो यहाँ पे एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमेशा जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नहीं जाती है, एक एक्सेप्शन है जो हमारे लंग्स तक लेकर जा रही है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, और लंग्स से जो यहाँ पे हार्ट तक लेकर आ रही है ऑर्गन से हार्ट, वो होती है वेन, और ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन जो ब्लड को लेकर आ रही है लंग्स से लेकर हमारे हार्ट तक, और यहाँ पे ये हो जाता है स्वाहा। तो आर्टरीज और वेन्स का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब डबल सर्कुलेशन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स वाला सिस्टम, और ये नीचे वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशंस हैं, एक पल्मोनरी जो हमारे लंग्स वाला सिस्टम है और एक सिस्टमिक जो ऑर्गन्स वाला सिस्टम है। इजी पीजी। क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? बत्ती चली है कि नहीं? हार्ट इंटरेस्टिंग लगा है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर है कार्डियक, मतलब जो रिलेटेड है हार्ट से। ये बताइए ये चीज सब लोगों को क्लियर है?
इसमें भी एक्सेप्शन है क्या? ना 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 ना, आर्टरी और वेन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अरे कैपिलरी बताऊं, रुको जरा सबर करो, बताती हूँ। हाँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, पल्मोनरी दैट इज रिलेटेड टू हमारे लंग्स, ठीक है। हार्ट का साइज हमारी फिस्ट के बराबर होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है हमारे हार्ट का साइज, ठीक है। चलो क्विक रिवीजन भी करेंगे, डोंट वरी। अभी हम बात करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स को यहाँ पे देखते हैं। कभी भी कोई आर्टरी फॉर एग्जांपल फ्रॉम हार्ट हमारे ऑर्गन तक अगर ब्लड लेकर आ रही है तो ऑर्गन में ये डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिनको बोला जाता है कैपिलरीज। अब ऑर्गन क्या करेगा, अपना कचरा यानी कि CO2 डाल देगा और CO2 से लेकर ये जो आर्टरीज है, ये पूरी कैपिलरीज है, वो एक में ज्वाइन हो जाती है और बना लेती है आपकी वेन। इस प्रकार से आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स जो है उनका यहाँ पे कनेक्शन होता है। इमीडिएट रिएक्शन बाय ब्रेन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। आर्टरी, उसके बाद में कैपिलरीज और उसके बाद में यहाँ आती है वेन। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हमने कौन से प्रकार की एपिथेलियम पढ़ी थी कैपिलरीज में और एल्वियोलाई में। ये हमारी एल्वियोलाई होती है और एल्वियोलाई के पास में यहाँ पे हमारी कैपिलरीज होती है जो ब्लड लेने के लिए खड़ी होती है। इन दोनों में ही कौन सी एपिथेलियम मौजूद होती है, फटाफट से बताइए। एओर्टा होता है अर्चना, AORTA, एरोटा नहीं होता है, एओर्टा होता है, ठीक है। बताइए दोनों में यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम मौजूद होती है। सिंपल स्क्वामस, बहुत बढ़िया। सिंपल स्क्वामस यानी कि स्क्वामस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इतने पतले पतले से सांप की स्किन जैसे इतने पतले पतले से सेल्स होते हैं और इनकी सिंगल लेयर मौजूद होती है। यहाँ पे भी सिंगल लेयर और यहाँ पे भी सिंगल लेयर जब मौजूद होगी तब यहाँ से किसी भी गैस का जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स में आपके पास में कौन सी मौजूद होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मौजूद होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब एक और बात हमारी आती है, आर्टरीज और वेन्स में, ये आर्टरीज वेन्स। एक बात बताओ, आर्टरीज और वेन्स के अंदर किसकी दीवार ज्यादा मोटी होनी चाहिए, आर्टरीज की दीवार ज्यादा मोटी होनी चाहिए या वेन्स की दीवार ज्यादा मोटी होनी चाहिए, बताइए किसकी दीवार ज्यादा मोटी होनी चाहिए। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट प्रज्ञा। अब बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो अब इस चीज को समझो। जब आपका ये जो दिल है ये धड़क रहा है, ठीक है, अब ये हार्ट क्या है, पंप कर रहा है ब्लड को, तो यहाँ से कौन लेकर निकला है ब्लड को, जब पंप कर रहा है तब यहाँ से आर्टरीज आपके ब्लड को लेकर निकली है। और अगर ये बहुत प्रेशर से यहाँ पे पंप करेंगी तो आर्टरीज के पास में मोटी वॉल होनी चाहिए। अगर मैं आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन देखूं तो कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा और वेन्स का कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा। ये है आर्टरी। आर्टरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से ब्लड जो है वो आ रहा है और इसी प्रेशर को, जिस प्रेशर से ब्लड जो है वो आपके फोर्स लगा रहा है आपकी वेसल्स पे, इसी ब्लड प्रेशर को बोला जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये नॉर्मल कितना ब्लड प्रेशर होता है हमारे शरीर में, 120/80 mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब ये ब्लड प्रेशर जिसमें बढ़ जाता है उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन, जो कि हमारे किडनी, लंग्स, लिवर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। और कुछ लोगों में लो बीपी की कंडीशन होती है जहां पे यही बीपी कम हो जाता है। इस बीपी को नापने की जो मशीन आप लोगों ने देखी है उस मशीन को बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी को नापा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टरीज में से बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसकी वॉल क्या होती है, कंपैरेटिवली थिकर होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थिक वॉल्स, ठीक है। और उसके बाद में कहां से ब्लड लेकर जाती है, हार्ट से ऑर्गन तक। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मैम आज आप फास्ट पढ़ा रही हो क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है ना, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ। आपको 2x में नहीं देखना पड़ेगा, अब आप नॉर्मल स्पीड से देखेंगे, ठीक है। MMHg क्या होता है बेटा, जो मर्करी होता है ना, आपने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा या तो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब आप लोगों ने ये देखा होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस हमारा थर्मोमीटर होता है जिसमें हम मर्करी भरते हैं, कितने मर्करी भरते हैं उससे रिलेट करते हैं हम हर एक चीज को, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो MMHg में आता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक वो भी मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। अरे रुको जरा सबर करो, बता रही हूँ। अब ये देखो, वेन्स जो है वो हमारे ऑर्गन से ब्लड लेकर आती है, भले वो हमारे शरीर के नीचे से लाना हो या ऊपर से लाना हो, ठीक है। आप लोगों ने गुरुत्व आकर्षण यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में। कोई भी पेन है अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ू तो ये नीचे की तरफ नीचे गिर जाएगा, आई एम सो सॉरी, नीचे की तरफ ऐसे गिर जाता है, ठीक है। क्यों, ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, राइट। अब ये जो है इसकी वजह से ब्लड आपका ऊपर की तरफ कैसे आ रहा है, ब्लड तो नीचे की तरफ भी जाना चाहिए, राइट। अब ये ब्लड नीचे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे दरवाजे मौजूद होते हैं और ये जो दरवाजे मौजूद होते हैं वेन्स में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आपका पीछे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं आ पाता, ठीक है। वी से वॉल्व्स, वी से वेन्स, यानी कि वॉल्व्स वेन्स में मौजूद होंगी। अगर नीचे से ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे एक दरवाजा मौजूद होगा जिससे वो वापस पीछे की तरफ नहीं आ पाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ आना इसका पॉसिबल नहीं होता। तो थिक वॉल्स होती हैं आर्टरीज में और वेन्स होती हैं आपकी वॉल्स में। बेटा इसी में मम्मी का फोन है ना, मम्मी क्लास में कॉल करती हूँ ना। तो अब
अब इसके बाद में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन से लेकर हमारा जो ब्लड है हार्ट तक, वो भी लेकर आने का कौन करता है? काम वेन्स करती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं? कैपिलरीज ऑर्गन्स के अंदर होती हैं। कैपिलरीज में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो होती है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। अब एक और चीज आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे जब आप हार्ट की इमेज देख रहे हो, कहां से देख रहे थे हम हार्ट की इमेज? अब एक बात बताओ, इस हार्ट के ऊपर आप लोगों को ये नसें देखने को मिल रही हैं? ये नसें हार्ट की मसल्स हैं। अब हार्ट की मसल्स में भी क्या होता है कि यहाँ पे हर एक सेल जो होता है, यहाँ पे इन सारे सेल्स को भी ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, ऑफ कोर्स जरूरी है। और यहाँ पे अगर हार्ट के हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है तो वो पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है? कोरोनरी का मतलब होता है जो भी चीज आपके हार्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब इस चीज को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। हम लोगों ने दो चीज पढ़ी है, एक तो हार्ट अटैक और एक और पढ़ा है कार्डियक अरेस्ट। अब ये क्या होता है, इस चीज को देखो। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज में से जो कोरोनरी आर्टरीज जो है ये ब्लॉक हो जाती है, यानी कि जो आपके हार्ट तक ऑक्सीजन है वो अब प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा है। और अगर हार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं आएगा तो क्या हार्ट की मसल जो है वो काम करेगी? वो काम नहीं करेगी। और इसीलिए हार्ट की मसल यहाँ पे काम नहीं करेगी तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट धड़कना बंद कर देगा। इसको बोला जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं जो यहाँ पे ब्लड लेकर आ रही हैं, ये हमने हमारा हार्ट बनाया था और यहाँ से जो आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में अगर खून आएगा ही नहीं तो वो पंप क्या करेगा? राइट, तो वो अगर कुछ पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग कंडीशन है। हम लोग बोलते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, कहाँ ब्लॉकेज हुआ? कोरोनरी आर्टरी में हुआ है या फिर आपके जो आर्टरीज जो ब्लड लेकर आ रही है उसमें हुआ है। तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से यहाँ पे हार्ट में ब्लॉकेज हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके लिए खून को पतला करने की दवाइयां दी जाती है, जिसमें से एस्पिरिन एक सबसे कॉमन दवा है जिसको हम लोग देते हैं खून को पतला करने के लिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट इज ऑल द सेम थिंग बच्चा। ठीक है, इज द सेम थिंग। आज सब हार्ट के ऊपर से जा रहा है बेटा, बस किडनी में हार्ट अटैक मत ले आना, बाकी सब सही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? तो आज हम हमारा माइंड मैप बनाते हैं, नहीं तो इससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग के पूरा ऊपर चला जाएगा। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज बेटा, दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड और बैड। बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने पर दिक्कत है। अगर ऐसे टफ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? किसी भी चीज को ना एक याद रखना, एक चीज होती है मैनिफेस्टेशन। अगर किसी चीज को आप जैसा समझोगे वैसे वो चीज होगी। अगर आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो कि मैं पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी किसी भी चीज को समझने की, तो अपने आप आपका शरीर जो है आपको उस चीज में सपोर्ट करेगा। अगर आप पहले से ये सोच के चलोगे कि कोई चीज टफ है तो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, आज ज्यादा इन्फो की कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं, सारी चीजें जो है अब एकदम क्लियर हो जाएंगी। हम लोगों ने आज पढ़ा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं। एक ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पास में मौजूद होती है एक मैट्रिक्स जो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना मौजूद होता है? 55%। और इसी 55% में से 90 to 92% जो होता है वो होता है वाटर। और बाकी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से मेन चीज हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स में हम लोगों ने देखा था, एक तो था हमारा फिब्रिनोजन, एक था एल्ब्यूमिन और एक था ग्लोबुलिन। ठीक है, अब इसमें से फिब्रिनोजन का काम था क्लॉटिंग, एल्ब्यूमिन का काम था ऑस्मोटिक बैलेंस और ग्लोबुलिन का काम था डिफेंस। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आप लोगों को बात करनी है तो आप लोग बात कर लो और उसके बाद में यहाँ से चले जाओ। एटलीस्ट मेरे सामने मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे मेहनत करी हूँ और बच्चे यहाँ पे रिवाइज नहीं करना चाह रहे बल्कि एक दूसरे से टेलीग्राम एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, या तो बात कर दो या तो क्लास के बाद में जाके कहीं बात कर लो या तो वहीं चले जाओ। क्लास में रहना है ना तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करके रखो। मैं जहां तक मजाक करना होता है वहां तक मजाक करती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मुड़ के देखती हूँ तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग डिस्कस करना चालू कर देते हो अपनी सारी चीजें।
अपने आप को आपस में बात करनी तो तुम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके करो ना, यहाँ पे मुझसे बात करो, यहाँ पे चीजों को रिवाइज करो, फिर बोलते हो कि मैम टफ लग रहा है। कैसे काम चलेगा? ऐसे पढ़ना पड़ेगा ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर मैंने बायो में तुम लोगों से बोला है कि यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम लोगों को बाद में जाके मेहनत करनी ही है क्या, तो बाद में जाके मेहनत कर लेना, तुम लोगों का ही टाइम वेस्ट होगा। अब ब्लड में मैट्रिक्स के सिवा हमारे पास में मौजूद होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास में क्या क्या था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास में था आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की अगर हम डिटेलिंग में बात करें थोड़ी, तो आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटू कुमार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट कान से सुन सकते हो ना, मैं बार बार हैंडराइटिंग के ऊपर तो कमेंट नहीं देखूंगी, यहाँ पे सुन लो, समझ लो, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एकदम एक्सेल हैंडराइटिंग लेकर तो नहीं आ सकती, जैसी हैंडराइटिंग है उसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी आप लोगों को बात करनी है तो कर लो बात। मेरे को गुस्सा इतनी नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन तुम लोगों का बैच अच्छा है, तुम लोगों के बैच से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ यार। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास की क्लास में याद अगर हो रहा है तो कर लो ना। डब्ल्यूबीसी में हम लोगों ने दो प्रकार पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स और एक पढ़ा था ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास में तीन चीजें थी, एक तो बेसोफिल, इओसिनोफिल और एक था न्यूट्रोफिल। और यहाँ पे एक आ जाता है मोनोसाइट्स और एक आ जाता है लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि मिनिमम नंबर में कौन से सेल्स मिलते हैं हम लोगों को? मिनिमम नंबर में हम लोगों को कौन से सेल्स मिलते हैं और मैक्सिमम नंबर में कौन से सेल्स मिलते हैं? फटाफट से मुझे बताइए, जिससे इन सबके फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको रिवाइज करने में थोड़ा आसान रहेगा। आरबीसी का डब्ल्यू जो स्पैन है वो रहता है 120 डेज का। ये बनते हैं बोन मैरो में और चले जाते हैं बाद में स्प्लीन में। ठीक है, उसके बाद में प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग में, और ये कितने मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं इससे थोड़े से कम, 1.5 लाख से 3.5 लाख, और डब्ल्यूबीसी मौजूद होते हैं 6,000 से 8,000। हाँ बिल्कुल, बेसोफिल सबसे कम होते हैं, मैक्सिमम हमारे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये यहाँ पे मैं लिखूं तो यहाँ पे इसका नंबर लिख देती हूँ मैं, 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, इसका नंबर लिखूं तो इसका नंबर होता है हमारे पास में 1.5 टू 3.5 लाख। इसका डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6,000 से 8,000 पर mm क्यूब। ठीक है, बेसोफिल्स हमारे मिनिमम होते हैं, न्यूट्रोफिल्स हमारे मैक्सिमम होते हैं। अब यहाँ पे सबका काम लिख देते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, फैगोसाइट्स। उसके बाद में इओसिनोफिल्स आ जाते हैं, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया या तो कोई एलर्जी हो गया। उसके बाद में बेसोफिल्स किसके काम आते हैं? बेसोफिल्स तब काम आते हैं जब हमारे शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद में मोनोसाइट्स का हम लोगों ने देखा न्यूट्रोफिल्स के साथ में, लिम्फोसाइट्स हमारे काम आते हैं इम्यूनिटी में, इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो ये तो हमारा ब्लड का हो गया पूरा रिविजन। अब हम लोग देखते हैं हार्ट का पूरा रिविजन। ठीक है, हार्ट को देखते हैं। सबसे पहली बात, हार्ट का एक डायग्राम जो आपको हमेशा हमेशा अच्छी तरह से याद रखना है। 3 डायग्राम्स यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये डायग्राम, यहाँ पे लंग्स हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, ब्लड आता है यहाँ, यहाँ जाता है, ऑर्गन्स के पास जाता है, और ऑर्गन से वो जाता है यहाँ, यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबको मेंशन कर देते हैं। ये है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो लेकर आया है, ये लेकर आई है आपकी पल्मोनरी कौन सी वेन, ये है एओर्टा। यहाँ आ जाता है वेना कावा, और उसके बाद में यहाँ आ जाता है आपकी पल्मोनरी, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर आ जाती है। ठीक है, वेना कावा, एओर्टा, ऑर्गन्स, और वेना कावा में भी 2 होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। इन दोनों के बीच में एक दरवाजा और यहाँ पे एक दरवाजा। ये वाला दरवाजा है बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व। ठीक है, और ये वाला दरवाजा है ट्राइकस्पिड। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा पूरा यहाँ पे हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में 2 प्रकार के सर्कुलेशंस होते हैं। ठीक है, एक तो पल्मोनरी यानी कि जो लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से लेकर आना, लंग्स तक लेकर जाना, और एक आता है सिस्टमिक जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड है, ऑर्गन तक लेकर जाना, ऑर्गन से लेकर आना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया। अब बात आती है हमारे दूसरे डायग्राम की, जो हमारा ये बताता है कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक यानी कि मसल से यहाँ पे ऑरिजिनेट हो रहे हैं सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है आपका SA नोड, जिसको पेसमेकर भी बोला जाता है। उसके बाद में आपका सिग्नल आता है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है AV नोड। उसके बाद में आपका सिग्नल यहाँ पे एक बंडल में जाता है,
और ये आपका बंडल पूरे इसमें ऐसे फाइबर्स की तरह फैल जाता है आपके पूरे वेंट्रिकल्स में। तो इस बंडल को बोला जाता है बंडल ऑफ हिस, और इन फाइबर्स को बोला जाता है, एक सेकेंड, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, ऐसे नोड और एवी नोड। इतना हम लोगों ने हमारे पूरे हार्ट में पढ़ा था। सीक्वेंस को मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे नोड, ये पूरा का पूरा जो है ना, इसको बोला जाता है नोडल मस्क्यूलेचर। नोडल मस्क्यूलेचर बोला जाता है इसको। ऐसे नोड, फिर एवी नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिस, उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट कंप्लीट। ये रहा आपका हार्ट का माइंड मैप। ठीक है शिवांशी बच्चा, आप माइंड मैप में वो चीजें ऐड कर सकते हैं जो हम लोगों ने स्लाइड्स में, अगर कोई चीज अगर गलती से छोड़ दी है तो उसमें हम लोग इस चीज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी आखिरी चीज की, जो है ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये है हमारी आर्टरी। आर्टरी के बारे में स्पेशल फीचर्स क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहली बात, ये हार्ट से ऑर्गन तक लेकर जाती है ब्लड को। ठीक है, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर जाती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है? पल्मोनरी। एक और एक्सेप्शन है जो बच्चे में होता है, गर्भ में होता है, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन आ जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे इसमें मौजूद होती है थिक वॉल्स। अब आर्टरी जो है वो आर्टरी ऐसे ऑर्गन में जाके डिवाइड हो जाती है, और ये जब डिवाइड हुई है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको लेती है और लेकर जाती है एक वेन तक। और वेन के बारे में स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है? कैपिलरीज है ये। वेन ऑर्गन से हार्ट तक लेकर जाता है, इसमें वॉल्व्स होते हैं। मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद में ये हो गया हमारा हार्ट का पूरा माइंड मैप, और ये हो गया हमारा ब्लड का पूरा माइंड मैप। अब आप मुझे बताइए कि ये चीजें थोड़ी दिमाग में घुसी हैं कि नहीं घुसी हैं? इज दैट थिंग क्लियर? तो अब आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए।